आज बात करेंगे हम लोग कार्बोकेटायन के कैसे फॉर्मेशन होता है और उसकी स्टेबिलिटी में डिफरेंट प्रॉब्लम लेकर हम लोग कार्बोकेटायन के बारे में आगे बात कंटिन्यू आज के वीडियो में करते हैं। लेकिन हम आगे बढ़े इसके पहले आपको याद करा दें, जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फॉर्मेशन में जब हम लोग बात किए थे, दो चार बता देते हैं कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसमें से कुछ हम आपको बताते हैं। ये देखिएगा, ये है RX, मतलब एल्किल हैलाइड है। X बराबर क्या हो सकता है, X की जगह आप Cl, Br, IF जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा इसका, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा और यहां पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था उसको हैलाइड ले लेगा और ये बन जाएगा R प्लस X माइनस। R की जगह आप ऐसे भी ले सकते थे, ये देखिएगा, इस तरह से भी आप चाहें तो प्रेजेंट कर लीजिएगा। तो ये बन गया आपका कार्बोकेटायन और यहां पर हैलाइड निकल गया, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ ये। दूसरा देखिएगा, COH, कार्बन से लगा हुआ है OH ग्रुप और यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका प्रोटोनेशन करा देते हैं। प्रोटोनेशन का मतलब H प्लस, यहां से H प्लस लेगा, ये बना लेगा COOH और यहां पर आ गया प्लस। ऑक्सीजन पर आ गया हमारा प्लस, ये देखिएगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अगर इस पर प्लस आ जाएगा बहुत अनस्टेबल होगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकलना चाहेगा तो यहां से ले लेगा, यहां पर कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, कार्बोकेटायन बना लिया और प्लस यहां से H2O के रूप में निकल गया। तो इस तरह से ये हमारा, इससे भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही यहां भी प्रोटोनेशन आप अगर देख लें तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ एल्किल हैलाइड। हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ एल्किल हैलाइड से हुआ और ये दूसरा था, तो पहला हुआ। दूसरा है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का प्रोटोनेशन करते हैं और प्रोटोनेशन करने के बाद H2O निकल जाता है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा दूसरा, तीसरा है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, C डबल बॉन्ड C। यहां पर प्रोटोनेशन करेंगे आप, H प्लस है ये, अगर H प्लस यहां से लिया, अभी हम बात करेंगे अलग अलग रखकर।
अभी तो कॉमन बना रहे हैं, ये कार्बन पर प्लस आ गया, सी एच, और इसको भी हम रहने देते हैं। ये बना। अब यहाँ पर अगर हम अलग अलग एटम्स ग्रुप लेंगे तो हमारा जो कार्बोकेटायन बनेगा उसका देखेंगे कि आखिर कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा। मान लेते हैं हम लेते हैं ये। अब हमारे पास में चांसेस दो हैं कि जब हम यहां पर प्रोटोनेशन करेंगे H+ यहां से लेंगे तो ये H+ इस कार्बन से जुड़ेगा या इस कार्बन से जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा प्लस यहां पर आएगा, और अगर इससे जुड़ेगा तो इस पर आएगा। यानी अगर इसको 2 ले लीजिए और इसको 3 ले लीजिए तो कार्बन 2 से जुड़ेगा तो 3 पर प्लस आएगा, और 3 से जुड़ेगा तो 2 पर आएगा। लेकिन उससे जुड़ेगा जो ज्यादा स्टेबल बनाएगा, ये बनेगा CH3 CH। मान लेते हैं दूसरे कार्बन से जुड़ा CH3, यहां से जुड़ेगा दूसरे कार्बन से प्लस यहां पर आएगा। ये देखिएगा ये सेकंड डिग्री हुआ, ये सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन बना अगर यहां पर जुड़ेगा तो। और अगर मान लेते हैं अगर 3 पर जुड़ेगा तो 3 पर जुड़ेगा CH3 CH3 CH2 CH3 प्लस, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ। इसका मतलब यह है कि इस तरह से हमेशा जुड़ेगा कि जिससे ये हायर डिग्री का कार्बोकेटायन बन पाए। तो हायर डिग्री का ये है, तो इसलिए जो कार्बोकेटायन बनेगा ये बनेगा। तो यहां पर 3 नंबर पर जुड़ेगा तो 2 नंबर के कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। तो ये प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन से भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कार्बोकेटायन इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये है एल्किल हैलाइड का SbF4 के साथ में करते हैं, उस कंडीशन में F इसके साथ में चला जाएगा, हो जाएगा SbF6 माइनस प्लस R+। यानी अगर एल्किल क्लोराइड का हम SbF5 के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो उस कंडीशंस में भी ये फॉर्मेशन देगा। एक और देख लेते हैं हम लोग, ये है हमारा, ये हो गया फ्रॉम एल्किल फ्लोराइड विथ एसिड विथ SbF5 एसिड। ये हमारा लीविस एसिड है, ये तो लीविस एसिड के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगला है फ्रॉम अमीन, फ्रॉम अमीन से कैसे हम प्राप्त करेंगे। ये हमारा है एलिफैटिक अमीन। एलिफैटिक अमीन का जब नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो डाइजोटाइजेशन होता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है, डाइजोटाइजेशन। HCl ले लेंगे तो साल्ट बनेगा, HCl नहीं लेंगे तो डाइजोटाइजेशन होगा, डाइजोटाइजेशन। ये रिएक्शन हम लोग को याद रखना है, इसी पर्पज से हम बात भी कर रहे हैं कि जब हम NH2 के साथ में NO2 का रिएक्शन HNO2 का रिएक्शन कराते हैं, ये बना देता है डाइजोनियम आयन, तो यहां पर प्लस हो गया, ये हमारा डाइजोनियम आयन बना। तो ये जब प्लस है तो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहां से N2 निकल जाएगा और R पर प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम कुछ सिंपल मेथड बता दिए जिससे हमारा
कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग हमारे पास में एग्जाम्पल्स लेकर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। फैक्टर्स affecting the stability of carbocation. Factors affecting stability of carbocation. Factors affecting stability of कार्बोकेटायन, ये देखिएगा। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को प्रभावित करेंगे? तो सबसे सिंपल पहला ही हम लेते हैं, वो जान लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो फैक्टर हो सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 2 मेसोमेरिक इफेक्ट। नंबर 3 रिजोनेंस। नंबर 4 हाइपर कंजुगेशन। नंबर 5 एरोमेटिसिटी। नंबर 6 एंटी एरोमेटिसिटी। नंबर 7 स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये मुख्य रूप से जो हमारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, वो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और शायद इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये भी दो तरह का होगा। ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई होगा और माइनस आई इफेक्ट, दोनों इफेक्ट होंगे। हाँ, और भी फैक्टर हैं। 9 परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इसका मतलब एस कैरेक्टर पर भी होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। 10 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम डिटेल में कार्बोकेटायन और इसके बाद हम लोग इसके रिएक्शंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि वो तमाम रिएक्शंस की भी हम बात करेंगे जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है दो हो गया, प्लस और माइनस आई। ये मेसोमेरिक भी, ये भी दो तरह का होगा, प्लस आर और माइनस आर। इसमें भी हो गया। इसके बारे में भी हम देखेंगे। इन सब का एग्जाम्पल ले लेकर हम कार्बोकेटायन की बात करते हैं। सिंपल से शुरू करते हैं कि हमारे पास में ये है मेथिल कार्बोकेटायन, यानी इसका मतलब अगर इसको हम लिखें, कार्बन है, कार्बन पर प्लस है और इससे लगे हुए ये हाइड्रोजन है। ये मेथिल कार्बोकेटायन है। एक हाइड्रोजन को एक मेथिल से रिप्लेस कर दिया हमने, ये वाले को हमने मेथिल से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा जिस पर प्लस चार्ज है, इससे लगा हुआ एक कार्बन है, इसलिए इसको हम प्राइमरी कहेंगे। प्राइमरी इसको भी कहेंगे, मेथिल कार्बोकेटायन को भी प्राइमरी के अंतर्गत ले लेंगे। लेकिन डिफिनेशन ये है कि वह कार्बन जो एक कार्बन से लगा होता है प्राइमरी कार्बन, और ये प्राइमरी कार्बन पर एक प्लस चार्ज है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया। अगर दो हाइड्रोजन को आप मेथिल ग्रुप से रिप्लेस कर दें
तो 2 मेथिल ग्रुप से आप रिप्लेस करेंगे तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। और अगर तीनों हाइड्रोजन को आप मेथिल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो ये आपका टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा। एक तो ये हो गया। यहां पर ऑलरेडी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। ये हम जो बात कर रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर और हाइपर कंजुगेशन के आधार पर, 2 चीजों के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर कोई प्लस आई नहीं है, यहां पर एक मेथिल ग्रुप है जो प्लस आई काम करेगा। यहां पर 2 मेथिल ग्रुप है जो प्लस आई का काम कर रहा है, यहां पर 3 है। तो यहां पर एक है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज है डिक्रीज करेगा। ये जब इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। यहां पर 2 देने वाले तो यहां और ज्यादा डिक्रीज करेगा और यहां पर और ज्यादा डिक्रीज करेगा। यानी जो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो टर्शियरी पर होगा। क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, पहले तो मैग्नीट्यूड इनवर्सली कोई नहीं होगा स्पेसिफिक, चाहे उसमें प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो चाहे माइनस चार्ज का ज्यादा हो, मोर चार्ज स्पीसीज आर लेस स्टेबल। तो इसलिए भाई जहां पर चार्ज ज्यादा है वो उसका स्टेबिलिटी कम होगा, जहां चार्ज कम है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर प्लस आई जैसे जैसे बढ़ रहा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है। तो अच्छा, ये इसका मतलब यह हुआ जितना प्लस आई बढ़ता जा रहा है मैग्नीट्यूड का मान कम होता जा रहा है। इसका मतलब अगर प्लस आई के रिस्पेक्ट में देखें तो प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ेगा। प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। इसी के आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी का है और सेकेंडरी का प्राइमरी से ज्यादा है और प्राइमरी का मेथिल से ज्यादा है। ये हमारा प्लस आई इफेक्ट के आधार पर। दूसरी बात किसका क्या रिजल्ट मिला, जो स्टेबिलिटी होता है हमेशा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। यहां पर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिनिमम है। तो जहां पर मिनिमम चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और जहां पर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करता है, इस वजह से प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये तो हमने बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट। मीजोमेरिक भी यहां पर हम लोगों ने बात किया था कि एप्लीकेशन ऑफ द हाइपर कंजुगेशन में, कि जिसमें जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। यहाँ पर कोई अल्फा नहीं है, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, यहाँ पर एक अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। प्राइमरी कार्बोकेटायन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और उसके बाद सेकेंडरी में अगर हम लोग देखें तो सेकेंडरी में यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बराबर होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। और टोटल की जो संख्या होती है रेडियोनेटिंग स्ट्रक्चर की वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, यानी जो आप स्ट्रक्चर ले रहे हैं ये और फिर जितने अल्फा रहेंगे उसके हाइपर कंजुगेटिंग नो बाउंड्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा।
तो जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रक्चर मिलेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें 9+1 हो जाएगा, 9+1 स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें 6+1 स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें 3+1 स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 1 बनेगा। इसमें 1, 4, 7 और 10 ये टोटल स्ट्रक्चर्स बनेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और टर्शियरी में। तो जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और जहां पर जितना ज्यादा कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। ये तो हो गया हमारा प्लस आई का और हाइपर कंजुगेशन का। जस्ट इसके अपोजिट लेते हैं कि माइनस आई का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहीं पर अगर हम ले लें, अगर यहां पर जो हमने लिया है, यहीं पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेते हैं, तब क्या होगा? कार्बन से लगा हुआ ये 3 हाइड्रोजन और इस पर प्लस चार्ज है। एक हाइड्रोजन को एक फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को एक ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया, ऐसे ही एक आयोडीन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात देखते हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें, माइनस आई इफेक्ट देखें, तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां पर सबसे कम है। तो माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पर ज्यादा होगा जहां क्लोरीन अटैच है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा होगा, हम जानते हैं कि फिर स्टेबिलिटी कम होगी। तो उस कंडीशंस में इसकी इन तीनों में सबसे, दूसरी बात कि सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं और जब विड्रॉ करते हैं स्टेबिलिटी कम होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट के। अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इन तीनों में सबसे कम स्टेबिलिटी फ्लोरीन वाला होगा, मोनोफ्लोरो मेथिल कार्बोकेटायन का होगा, फिर क्लोरो केटायन का होगा और फिर ब्रोमो का होगा। जो सबसे ज्यादा होगा वो मेथिल कार्बोकेटायन का होगा। तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका मेथिल कार्बोकेटायन। मेथिल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर मान लेते हैं हम लोग, ये एक फ्लोरीन लिया हमने, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 2 हाइड्रोजन को 2 फ्लोरीन से रिप्लेस किया, 3 हाइड्रोजन को 3 फ्लोरीन से रिप्लेस किया, कार्बन पर प्लस है। यहां 3 फ्लोरीन एटम है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। तो सबसे ज्यादा डिफिशियंसी यहीं पर होगी, मैक्सिमम डिफिशियंसी। मैक्सिमम डिफिशियंसी का मतलब पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम डिफिशियंसी यहां पर होगा और मिनिमम इन तीनों में यहां पर होगा। तो इसका मतलब यह होगा कि स्टेबिलिटी की बात देखें, जहां मिनिमम पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस तरह से ये हमें ये दूसरा मिल गया कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट के। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये तो हमने सिंपल अभी एग्जांपल की बात कर रहे हैं। देखते हैं रिजोनेंस का, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। और इसी में एसिडिटी का भी हम बात कर लेंगे। यहां पर देखिएगा हमारे पास में एसिडिटी भी चाहे तो हम यहां पर कर सकते हैं। ये हम बना रहे हैं ये हमने साइक्लिक हमारे ये कुछ कार्बोकेटायन हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पाई इलेक्ट्रॉन अगर कंसीडर कर लें तो इसमें 2 पाई है, इसमें 4 पाई है और इसमें 6 पाई है। तो साइक्लिक कंपाउंड है। ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन sp2 है, इसमें ये भी sp2 है और ये भी sp2। इसके अलावा भी जितने भी कार्बन हैं इन सभी कंपाउंड में सभी कार्बन sp2 है। इसका मतलब प्लानर है। ऑल कार्बन एटम, सभी कार्बन सेंटर ये sp2 है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स प्लानर। इसका मतलब ये हुआ कि सभी के सभी हमारे हमने 3 लिया है, तीनों में ये हमारा प्लानर है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लस से कंजुगेटेड है, सभी के सभी कंजुगेटेड सिस्टम है। ये कंजुगेटेड सिस्टम है। इसमें से ये और ये 4n+2 पाई के अनुसार है, ये भी और ये भी, यानी 4n+2 और 4n+2 का मतलब हुआ पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है, 3, 4। तो अगर n की वैल्यू आप 0 लेंगे तो 4n+2 पाई बराबर हो जाएगा 2 पाई। कब? जब n बराबर आप 0 लेंगे। 4n+2 पाई इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई के जब n की वैल्यू आप 1 लेंगे। आप n की जगह 1 रख दीजिए तो ये 4+2 बराबर 6 हो गया। यहां 0 रख देंगे तो 4 × 0 बराबर 0 प्लस 2 पाई, तो ये 2 पाई के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों फॉलो कर रहे हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये फॉलो कर रहे हैं। तो इतनी बातों से एक बात क्लियर हो गई कि ये आपका एरोमेटिक है पहला, ये भी आपका एरोमेटिक है। ये दोनों आपके एरोमेटिक हो गए ये। लेकिन यहां पर ये सब कुछ तो था, लेकिन ये 4n+2 को फॉलो नहीं किया। तो जो 4n+2 को फॉलो नहीं करेगा वो होगा एंटी एरोमेटिक। ये आपका एंटी एरोमेटिक है। तो 2 कार्बोकेटायन है जो एरोमेटिक है जिनमें, और एक ऐसा है जो एंटी एरोमेटिक है। हम लोग जानते हैं कि एरोमेटिक सिस्टम्स आर मोर स्टेबल। तो ये हो गया कि इन तीनों में पहले, दूसरे और तीसरे में जो सबसे कम स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, जो सबसे कम होगा वो 2 होगा। इन दोनों में जो सबसे कम हो रहा वो आपका जो एंटी एरोमेटिक होगा वो कम स्टेबल होगा और जो एरोमेटिक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, आगे चल के रेजोनेंस भी इसमें हम देखेंगे। अब इन दोनों में भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। अब ये देखेंगे कि आखिर इन दोनों में कौन से ज्यादा स्टेबल है। यहाँ 2 पाई सिस्टम है, यहाँ पर 6 पाई सिस्टम है। जब पाई सिस्टम बढ़ता जाएगा डिलोकलाइजेशन बढ़ता जाएगा, और जहां पर डिलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। एक तो ये इस तरह से हमें कह सकते हैं कि आपका जो ट्रोपोलियम है ज्यादा स्टेबल हो गया और आपका ये कम स्टेबल हुआ प्रोपिल कार्बोकेटायन। दूसरा ये है कि इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, वही डिलोकलाइजेशन की बात है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, आगे चल कार्बोकेटायन से लेंगे हम
जो नॉन साइक्लिंग नॉन एरोमेटिक होंगे, देखेंगे कि आखिर ये कहां पर जा रहा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, अलग अलग एग्जांपल लेके आगे बात करेंगे हम। तो हम बातें कर रहे हैं कि यहां पर हमारे पास में एक कार्बोकेटायन ये है और दूसरा कार्बोकेटायन ये है। ये देखिएगा, यहां पर प्लस कर दीजिए, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। तो यहां पर आएगा तो यहां पर प्लस खत्म हो जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में। नंबरिंग करके समझाना आसान, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये होगा 2 3 का इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट करके आ जाएगा 1 2 के बीच में और प्लस चला जाएगा 3 पोजीशन पर। तो आपका ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लीजिएगा। तीसरे पर चला गया, 4 5 6 7 2 3, ये देखिएगा। फिर ऐसे यहां पर फिर होगा, फिर प्लस 5 पे चला जाएगा और बांड जो है आपका 3 और 4 के बीच में हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि अगर ये यहां पर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड इसके बीच हो जाएगा 1 2 3, तो उस समय क्या हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहां हो गया, प्लस यहां पर चला गया 1 1 3 के बीच में हो गया। अगर ये यहां पर आ जाए तो प्लस, अगर इसके बीच बन जाए तो प्लस यहां पर आ जाएगा, यहां पर प्लस हो गया। ये देखिए 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है और इसमें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों एरोमेटिक है, तो जाहिर सी बात है जहां ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वहां पाई सिस्टम का ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, इसलिए ज्यादा हो गया और आपका ये कम हो गया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेकर, एक दो एग्जाम्पल और लेकर हम आपसे बात कर लेते हैं। अगर हम यस कैरेक्टर की बात कर ले और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ले कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये देखिएगा, ये है एल्काइन और ये है एल्कीन। यहां पर ये sp है और ये आपका sp2 है। sp2 कार्बन है और sp कार्बन है। तो उस कंडीशंस में यहां पर परसेंटेज आपका ज्यादा है, इसका यहां पर कम है। यहां पे कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और यहां पर एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और हमने कहा है कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्टेबलाइज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम and negative charge stabilize on इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि जो प्लस रहे वो ज्यादा प्लस पर रहे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एस कैरेक्टर के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। और इसका मतलब ये हो गया कि sp में एस कैरेक्टर होता है 50%, sp2 में 33% यस कैरेक्टर और sp3 में 25% यस कैरेक्टर होता है। इसका मतलब यह होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें
तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 की होगी और फिर sp3 की होगी। तो ट्रिपल बॉन्ड पर यदि प्लस रहेगा तो सबसे कम स्टेबल होगा, और यदि ये डबल बॉन्ड पर रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर इस पर रहेगा, यानी अगर 2 पाई बॉन्ड से लगा होगा, यहां पर 2 पाई बॉन्ड होगा, ये कम स्टेबल, यहां पर एक ही पाई है और यहां पर एक भी पाई नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो ये वाला होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ये नहीं भी लिखे तो ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सिंगल बॉन्डेड पर प्लस चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्डेड पर है तो कम स्टेबल है, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड पर प्लस चार्ज है तो सबसे कम सबसे कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हुआ वो सबसे कम इसका होगा, फिर इसका होगा और सबसे ज्यादा इसका होगा। और ये सब लीस्ट, ये दोनों ये लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। इसी तरह से कुछ और भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं, एक दो एग्जांपल और लेकर हम आगे बढ़ते हैं। फेनिल ले लेते हैं, साइक्लोप्रोपिल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम और बताएंगे, बस केवल आज की इस वीडियो में एक एग्जांपल और हम बात कर लेते हैं। यहां पर अगर हम सिंपल सा लें, अभी रिजोनेंस लिया हमने, तो मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। यहां पर देखिएगा ये यहां रिजोनेंस शो करेगा, तो रिजोनेंस शो करेगा तो इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। ये अब यहां पर मान लीजिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी हमने बताया था, ये हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया और ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन हुआ। ये देखिएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये हमारा एलाइलिक कार्बोकैटायन। तो इस कंडीशंस में यहां पर इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो अगर इसमें स्टेबिलिटी की बात करें, यहां तो केवल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहां पर 2 है, ये ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है। लेकिन इन तीनों में ऑर्डर कहे तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1, 2 और 3 ऐसा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा सेकेंडरी होगा, यानी सेकेंडरी ये आपका एलाइलिक कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये पहला होगा और फिर आपका ये दूसरा होगा। यानी इसका मतलब ये होगा रिजोनेंस की वजह से इससे तो ये ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसलिए ज्यादा है, ये इसलिए इससे ज्यादा ये है। तो ये आपको हमने, इसके अलावा मैं अगले वीडियो में और भी बातें करूंगा कि हम फेनिल लेकर, 1 फेनिल 2 फेनिल 3 फेनिल, प्रोपिल लेकर और ट्रोपोलियम लेकर, इन सब का एक साथ में पहले हम अलग अलग बात कर लेंगे और फिर बाद में एक साथ कंपेयर करके हम डिफरेंट कार्बोकैटायंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी रिकमेंड करें, जिससे बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे हमारे चैनल से फायदा उठा पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।